स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैंने आपको जैसे कि वाक्य के आधार पर उनका रचनांतरण जो है बताया था कल की वीडियो में, तो आज जो है मैं वाक्य के आधार पर वाक्यों का जो है रचनांतरण जो है उसकी डीजी आपको दिखाने जा रही हैं। तो सभी बच्चों ने जो है कल की वीडियो का अध्ययन किया होगा, तो आप भी जो है उसका रचनांतरण देखेंगे। किसका? वाक्यों का रचनांतरण। तो इसमें देखेंगे आप जो है वाक्यों के आधार पर रचना के अनुसार जो है वाक्यों के भेद और उनका रचनांतरण, जो कि आपकी 10th और जो है 9th क्लास में दोनों में ही ये टॉपिक है। तो देखेंगे वाक्यों का रचनांतरण। रचना के अनुसार वाक्य के भेद तथा रचनांतरण। परिचय। आइए अब वाक्य के भेद तथा वाक्य रूपांतरण अथवा रचनांतरण के बारे में जानें। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य 3 भेद हैं। 1. सरल या साधारण सिंपल सेंटेंस। 2. जटिल या मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। 3. संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कंपाउंड सेंटेंस। उद्देश्य। 1. रचना के आधार पर वाक्य भेद। 2. उपवाक्य। 3. वाक्य संश्लेषण। 4. वाक्य रूपांतरण। 5. 2 सरल वाक्यों का साधारण, संयुक्त तथा मिश्र वाक्यों में परिवर्तन। एक बेटा जो है इसमें आपको बताया कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वैसे तो 3 भेद होते हैं। ये टॉपिक 9th और 10th का दोनों का है, तो आप भी समझेंगे इसको। तो रचना के आधार पर जो है वैसे मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और इसमें जो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद यानी कि उपवाक्य, वाक्य संश्लेषण और वाक्य रूपांतरण, और 2 सरल वाक्यों का जो है साधारण और संयुक्त तथा मिश्रण उपवाक्यों में परिवर्तन। तो सबसे पहले बताऊंगी उपवाक्य किसे कहते हैं। जैसे उपवाक्य तो कोई भी सेंटेंस सरल रूप में जो लिखा जाता है तो उसे हम ये कहेंगे। फिर आता है जो तीसरे नंबर पर जो है आपका वाक्य संश्लेषण। जैसे आपने कई बार देखा होगा जो अलग अलग सेंटेंस होते हैं या वाक्य होते हैं, तो जैसे मोहन वहाँ पर गया, कहाँ गया? दिल्ली गया। मोहन शाम को आएगा। मतलब अलग अलग सेंटेंस जो है हम लिख देते हैं कई बार, तो उसे जो है हम अलग अलग सेंटेंस को यानी कि वाक्यों को एक जगह लिखना यानी कि एक वाक्य में लिखना वाक्य संश्लेषण कहलाता है। एक और इसका जो है भेद होता है वाक्य विश्लेषण, जो कि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो ये आपके 10th क्लास में आते हैं। कोई एक सेंटेंस दे दिया जाता है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने एक व्यक्ति देखा जो कि बहुत बीमार था। तो ये क्या है? वाक्य विश्लेषण, क्योंकि इस वाक्य को जो है बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। मैंने एक आदमी देखा जो कि बहुत बीमार था, तो इतना कह दिया। अगर हम उस सेंटेंस का वाक्य संश्लेषण करेंगे तो क्या कहेंगे? हमने व्यक्ति देखा जो कि बहुत बीमार था। क्लियर हो गया? तो ऐसे कई बार जो है सेंटेंस आ जाते हैं बोर्ड में, और उनको जो है ये कहा जाता है इस वाक्य को जो है ठीक करके लिखिए। ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, और फिर या ये ऐसे भी कर देते हैं कि इस वाक्य का संश्लेषण कीजिए। तो ये बताया था मैंने अभी आपको, संश्लेषण और विश्लेषण। क्लियर? तो फिर आता है वाक्य का रूपांतरण। रूपांतरण यानी कि सेंटेंस को खोल खोल के लिखना, उनको अलग अलग, जैसे सरल वाक्य या मिश्रित वाक्य या फिर जो है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगर इसमें रूपांतरण में क्या आएगा? सरल वाक्य में मोहन दिल्ली गया, सरल वाक्य हो गया। अगर हम इसमें मिश्र वाक्य बनाएंगे, मोहन को दिल्ली जाना है, तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके का मिश्र वाक्य। तो अगर हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे, मोहन दिल्ली जाएगा और वहाँ से
कुछ अपना खेल का सामान लाएगा। और वहां से और यानी कि जो योजक शब्द दिया है हमने इसमें और, तो वहां से कुछ खेल का सामान लाएगा, यानी कि दो सेंटेंस को इकट्ठा करना, बीच में योजक चिन्ह लगाकर, योजक चिन्ह और तथा किंतु परंतु, इसलिए ये जो है हमारे क्या होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं। फिर दो सरल वाक्यों को साधारण जैसे मैं बता चुकी हूँ इसमें यहाँ पे, और संयुक्त यानी कि इकट्ठा करना, मिश्र जैसे कोई भी एक योजक शब्द लगा देना, में परिवर्तन ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो है आप डीजी देखेंगे क्या कहते हैं इसमें। रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य तीन भेद हैं। 1. सरल या साधारण वाक्य। 2. जटिल या मिश्र वाक्य। 3. संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। 1. सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे क. राम बाजार जा रहा है। ख. वह पुस्तक पढ़ रहा है। 2. जटिल या मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। तो इसमें जैसे आपको बताया कि इसमें कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो इसमें जैसे ये है आपका जटिल मिश्र वाक्य कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे हम जटिल या मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण दिए गए हैं, वह कौन सा जो है क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा, कि वो कौन सा ऐसा स्थान है कि जहां पर जो है महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। किसी भी क्षेत्र में देख लो, शिक्षा के क्षेत्र में देखो या जो है सैनिकों के क्षेत्र में देख लो या फोर्स के किसी के भी रूप में, कार्यालय में या जो है सैनिक में, एरोप्लेन पायलट में, किसी भी इसमें देख सकते हो कि जहां महिलाओं ने जो है अपना पैर ना रखा, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में जो है महिलाएं आज के युग में काम करती हैं। वह कौन सा क्षेत्र है कि जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। गहनता से, गहन से जो है गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। ये दूसरा उदाहरण आ गया कि कितना भी संकट आए जिंदगी में फिर भी वह हंसता रहता है। तो ये कौन से वाक्य है हमारे, मिश्र वाक्य। एक है ना प्रधान, एक ही हंस रहा ना यार, बहुत सारे तो नहीं हंस रहे। तो चाहे उसके पीछे कितना भी संकट क्यों ना आ जाए वो फिर भी हंसता रहता है। तो आगे देखेंगे अब। ऐसे क. वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। ख. गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। 3. संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहते हैं। संयोजकों द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। ये समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। इनमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयोजक के रूप में, विरोध दर्शक के रूप में और तो इसमें जैसे बताया था ना, योजक शब्द कौन से होते हैं, किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए। यानी कि जब कई सेंटेंस होते हैं तो बीच में हम योजक शब्द ले लेते हैं, तो यानी कि 2-3 सेंटेंस जुड़ जाते हैं। जैसे राम लक्ष्मण और सीता वन को गए, तो जो वो और लिया ना हमने इसमें, तो वो क्या है हमारा योजक वाक्य। तो इसलिए जो है हमारे इसमें 2-3 सेंटेंस जो है इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे उदाहरण के लिए मैं देना चाहूंगी कि आपकी फैमिली जो है, ताऊ, चाचा, दादी, बाबा सभी आपके साथ रहते हैं, तो वो क्या है हमारी संयुक्त फैमिली। क्लियर।
तो ठीक उसी प्रकार जब बहुत सारे वाक्य आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, योजक साथ में उनके लगते हैं, तथा, किंतु, परंतु, तो वो हमारा क्या होता है? संयुक्त वाक्य। क्लियर हो गया इसमें? नाम बोधक के रूप में होता है, जैसे कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। संयोजक ख, आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। विभाजक ग, मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन क्या करूं, व्यस्त हूँ। विरोध दर्शक घ, उसने बहुत मेहनत की थी, इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। परिणाम बोधक। उपवाक्य। मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क, संज्ञा उपवाक्य। ख, विशेषण उपवाक्य। और ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क, संज्ञा उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्म या पूरक के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राजू ने कहा कि वह कल मुंबई जा रहा है। इस वाक्य में वह कल मुंबई जा रहा है वाक्य। संज्ञा उपवाक्य बहुधा प्रधान उपवाक्य से के योजक द्वारा जुड़े होते हैं। ख, विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य अपने प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वही व्यक्ति उन्नति करता है जो परिश्रमी होता है। इस वाक्य में जो परिश्रमी होता है वाक्य पहले उपवाक्य व्यक्ति का विशेषण होने के कारण विशेषण उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो और उसके विभिन्न रूपों जिसके, जिन्होंने, जिससे, जिसने, जिन, जिसके लिए आदि तथा संबंधवाचक क्रिया विशेषण जहां, जितना, जैसे, अब आदि के द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़े होते हैं। ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का विशेषण बनकर आता है, वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब तुम मेरे घर आए तब मैं घर पर नहीं था। इस वाक्य में मैं घर पर नहीं था मुख्य उपवाक्य है, तथा जब तुम मेरे घर आए क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसके 5 भेद होते हैं। 1, काल सूचक उपवाक्य। जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। जो ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल आरंभ हो गया। 2, स्थानवाचक उपवाक्य। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ। जिधर हम जा रहे हैं उधर आज कोई नहीं गया। 3, रीतिवाचक उपवाक्य। आपको वैसे करना चाहिए जैसे मैं कहता हूँ। बच्चे वैसा करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। 2, परिणामवाचक उपवाक्य। उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे धूप में खड़े रहना कठिन हो जाएगा। 3, परिणाम अथवा हेतु सूचक उपवाक्य। यदि वर्षा अच्छी होती तो उपज बढ़ जाती। वह जरूर परिश्रम करेगा ताकि अच्छे अंक ले सके। वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ है मिलना। अनेक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना ही संश्लेषण कहलाता है। वाक्य संश्लेषण वाक्य विश्लेषण का विपरीतार्थक है। वाक्य विश्लेषण में हम सुगठित वाक्य को खंड खंड कर समझते हैं, तथा वाक्य संश्लेषण में हम खंड खंड वाक्यों तथा जैसे मैंने पहले भी बताया था, कोई जो ये बच्चे अब आए तो समझ लेंगे, कोई बात नहीं, मैं 10th में भी ये वीडियो दूंगी, लेकिन आपकी निकल गई, टाइम पर आया करें। तो जैसे ये है ना वाक्य संश्लेषण। संश्लेषण का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक वाक्य, संश्लेषण की एक वाक्य हो। जैसे हम कई बार क्या होते हैं अलग अलग वाक्य लिख देते हैं। जैसे एक ऐसे लिख रहे हैं हम, तो उसमें जैसे पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क ये आएंगे तो अलग अलग वाक्य होंगे नहीं होंगे, होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन उसको जो हम एक ही रूप में लिखते हैं यानी कि एक प्रस्ताव के रूप में। तो इसमें जो है संश्लेषण का तात्पर्य होता है कि अलग अलग वाक्यों को एक वाक्य में लिखना, यानी कि मिलना। शाब्दिक अर्थ इसका बताया मिलना, यानी कि अलग अलग जो
जो वाक्य होते हैं उनको एक ही वाक्य में लिखना वाक्य संश्लेषण होता है। तो इसमें जैसे बताया विश्लेषण यानी कि इसका विपरीत होता है। जैसे संश्लेषण में हमने बहुत से वाक्यों के जो है एक ही वाक्य बनाया है, तो विश्लेषण में क्या करेंगे, उस एक वाक्य को अलग अलग करके जो है हम लिख देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, यानी कि वाक्य विश्लेषण। इसमें बताया ना खंड खंड करके, खंड खंड कर समझते हैं, यानी कि अलग अलग जो है वाक्य हम उसमें लिखते हैं, जो कि उसे हम वाक्य विश्लेषण कहते हैं। आगे समझ। अंशों को जोड़कर एक सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं। वाक्य संश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक है। 1. सभी वाक्यों में से मुख्य क्रिया को चुनना। 2. शेष वाक्यों में से पद या पदबंध बनाना। 3. पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग करना। 4. उपसर्ग या प्रत्यय के योग से नए शब्द का निर्माण करना। 5. वाक्यों के केंद्रीय भाव को बरकरार रखना। उदाहरण 1. राहुल मेरा मित्र है, वह मेरे कमरे में आया, वह मेरी किताब उठाकर ले गया। वाक्य संश्लेषण। मेरा मित्र राहुल मेरे कमरे में आकर मेरी किताब उठाकर ले गया। ऊपर जो दिया है ये क्या है, हमारा वाक्य विश्लेषण। उदाहरण दे दिया हमारा ये वाक्य विश्लेषण का, यानी कि अलग अलग करके लिखे गए ना ये सेंटेंस वाक्य जो है, कि राहुल मेरा मित्र है, वह मेरे कमरे में आया, वह मेरी किताब उठाकर ले गया। तो अगर हम इसका वाक्य संश्लेषण करेंगे तो कैसे करेंगे, मेरा मित्र राहुल मेरे कमरे में आकर मेरी किताब उठाकर ले गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये उदाहरण, इस तरीके के उदाहरण जो है बोर्ड में आया करते हैं 10th क्लास के बोर्ड में। और ज्यादातर कौन सा उदाहरण आता है, मैंने एक आदमी देखा जो कि बहुत बीमार था, कि ठीक वाक्य बनाकर लिखिए। इस तरीके का भी देते हैं। कई बार जो है वो क्लियर नहीं दे पाते कि विश्लेषण करे इसका कि संश्लेषण करके लिखे। बस एक सेंटेंस दे देंगे, मैंने एक आदमी देखा जो कि बहुत बीमार था, कि आप समझ जाना चाहिए कि हमने इसमें किस तरीके का वाक्य बनाना है। तो वाक्य कैसा बनाना है, वाक्य संश्लेषण। तो कौन बच्चा बताएगा मेरे को इस वाक्य का संश्लेषण, यानी कि मैंने एक व्यक्ति देखा जो कि बहुत बीमार था, तो वाक्य संश्लेषण कैसे करेंगे, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बीमार था, मैंने एक व्यक्ति देखा जो बीमार था, और उसमें क्या था, मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि बहुत बीमार था। तो हो गया नहीं एक सेंटेंस। तो इस मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण जो मैंने आपको दिया है इस तरीके का भी आ जाता है कई बार। तो ये ध्यान में रखना कि ये वाक्य संश्लेषण है या विश्लेषण है। उल्टा सीधा जो है वाक्य दे देते हैं और उसको वाक्य संश्लेषण करके हमने लिखना होता है, या संश्लेषण दे देते हैं तो उसका वाक्य विश्लेषण देंगे आप। ये क्लियर हो गया। 2. वो बाजार गया, उसने केले खरीदे, उसने अपने बच्चों को केले दिए। वाक्य संश्लेषण। उसने बाजार से केले खरीदकर अपने बच्चों को दिए। वाक्य संश्लेषण में एक से अधिक सरल वाक्यों को एक सरल, एक संयुक्त तथा एक मिश्र वाक्य में संश्लिष्ट किया जाता है। उदाहरण 1. वह मुंबई गया, उसने वहाँ नया व्यापार शुरू किया। सरल वाक्य। मुंबई जाकर उसने वहाँ नया व्यापार शुरू किया। संयुक्त वाक्य। वह मुंबई गया और उसने वहाँ जाकर नया व्यापार शुरू किया। मिश्र वाक्य। जब वह मुंबई गया तब उसने वहाँ नया व्यापार शुरू किया। 2. तो आज था बेटा ये वाक्य संश्लेषण का और विश्लेषण का बताया मैंने। तो वाक्य के अंतर्गत जो है वाक्य मैंने 10th क्लास में जो है 2 प्रकार के होते हैं वाक्य, एक अर्थ के आधार पर और एक रचना के आधार पर। आपने 6 to 8 क्लास में भी ये पढ़ा होगा कि अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अगर हम अर्थ के आधार पर लेंगे तो कौन कौन से वाक्य होते हैं, सबसे पहले आता है उसमें उद्गार वाचक वाक्य। अब एक शब्द जो है उद्गार, उद्गार आया आपके लिए नया नहीं है, ये आप जान जाओगे इसको जब मैं बताऊंगी आपको। उद्गार जो होता है विस्मय आदि बोधक,
उद्गार को हम क्या कहते हैं? विस्मय आदि बोधक जो वाक्य होते हैं उसको हम उद्गार वाचक वाक्य कहते हैं। कई बार क्या होता है, जब बोर्ड में आता है कि कोई वाक्य सिंपल दे दिया जाता है कि इसको उद्गार वाचक वाक्य में बदलिए, तो उद्गार यानी कि विस्मय आदि बोधक, जानते हैं सभी विस्मय आदि बोधक, जिसमें हर्ष उल्लास आदि जो है दिया जाता है, जैसे कोई दुख हो या पीड़ा हो, ये इसमें विस्मय आदि बोधक के जो है अंतर्गत आते हैं। जैसे हाय पूर्ण विराम और नीचे बिंदु, इसका चिन्ह जो होता है ये होगा हाय बेचारा मारा गया, तो इसमें क्या है? पीड़ा भी है, दुख भी है, ठीक है। वाह क्या छक्का मारा, वाह के बाद पूर्ण विराम और नीचे एक बिंदु लगाते हैं, तो वो उस बिंदु से जो होता है उस चिन्ह से हमें मालूम हो जाता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। अगर वो चिन्ह आप नहीं लगाओगे तो आपका जो है एक सरल वाक्य कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये है अर्थ के आधार पर नंबर 1 उद्गार वाचक वाक्य। सेकंड था उसमें विधान वाचक वाक्य। विधान कि किसी का भी जो है उसमें विधान किया जाता है किसी भी वाक्य में, तो उसे हम क्या कहते हैं? विधान वाचक वाक्य। एक होता है थर्ड आपका कि प्रश्नवाचक, उसमें जो है आप क्या करते हो कि प्रश्न पूछते हो किसी से कि तुम कौन हो, इस तरीके के, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य आ जाता है। फिर है उसमें एक संकेत वाचक वाक्य। संकेत यह है जो है पेन मेरा है, ये है रिमोट मेरा है, कुछ भी ऐसा कि ये जो है ये मेरा है, ये संकेत है कि ये बोर्ड मेरा है, ये दफ्तर मेरा है, ऐसे जो है हम उसमें कोई भी संकेत वाचक वाक्य दे सकते हैं। फिर आता है एक आपका नकारात्मक वाक्य वाचक वाक्य। तो नकारात्मक सभी जानते हैं क्या होता है नकारात्मक, कोई बताएगा मेरे को? जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, और ये हमेशा आता है बोर्ड में कि कोई एक नकारात्मक वाक्य लिखिए। एक वाक्य मांगते हैं उनसे आपसे कि एक नकारात्मक वाक्य लिखिए, और जो कि जानते हैं सभी को आता है लेकिन नकारात्मक नहीं समझते। नकारात्मक यानी कि नहीं, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, बस नहीं है उसमें। तो हमें इस शब्द से ही पता लग रहा है कि ये क्या है, नकारात्मक, नकार दिया उस काम को, जो है मना कर दिया है। क्लियर? तो ये हमेशा आया करता है। एक एक सेंटेंस पूछ लेते हैं एक एक नंबर के। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक क्वेश्चन छूट जाएगा कोई बात नहीं, तो ऐसा ना समझे कभी भी। क्वेश्चन हमारे लिए सारे जरूरी हैं, चाहे वो आधे नंबर का है चाहे 1 नंबर का है। एक एक नंबर जोड़ेंगे तो जब ही तो घड़ा भरेगा ना, यानी कि बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना। तो हमने ये लक्ष्य रखना है अपना कि एक भी जो है वाक्य हमने नहीं छोड़ना है, और सिंपल है। अब इसकी जगह पर नकारात्मक की जगह आ जाए निषेधवाचक वाक्य लिखिए। निषेध का भी यही अर्थ होता है कि नहीं होता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, तो दोनों को चेंज कर दिया ना, निषेध या नकारात्मक वाक्य। ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य। तो इसमें जो है एक होता है संबंध बोधक वाचक वाक्य। तो उसमें संबंध होता है, राम मेरा मित्र है, सीता मेरी बहन है, तो इसमें क्या हो गया, संबंध वाचक वाक्य हो गए। तो ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य। फिर आए थे आपके इसमें डीजी क्लास में बताए थे किसके आधार पर, रचना के आधार पर, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल यानी कि एक सिंपल सेंटेंस, मेरा नाम ये है, मोहन दिल्ली जा रहा है, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। ये होता है हमारा कौन सा, सरल वाक्य, ठीक है। सेकंड इसमें बताया था मिश्र वाक्य, जो कि एक प्रधान उपवाक्य होता है और सारे उसके पीछे पीछे होते हैं, यानी कि उस पर आश्रित होते हैं। कहने का तात्पर्य, आपके घर में कोई एक प्रधान होगा जिसके हाथ में लेन देन होगा, और सारा जो घर है उसके पीछे पीछे उसके अकॉर्डिंग, यानी कि उसके अनुसार जो है चलता है, यानी कि एक प्रधान जिसके हाथ में लेन देन है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिश्र वाक्य, यानी कि एक प्रधान होता है, सारे उस पर आश्रित होते हैं, यानी कि कमाने वाला एक होता है या सारे जो है उसी की कमाई पर खर्च करने वाले होते हैं।
ये उदाहरण मैंने आपके घर का दिया है कि आप समझ जाएंगे। फिर होता है आपका एक संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जो है हम उसे कहते हैं जहां अनेक वाक्य इकट्ठे होकर आ जाते हैं, एक वाक्य का रूप ले लेते हैं और बीच में जो है इसमें योजक शब्द कौन से होते हैं? और, किंतु, परंतु, या, इसलिए। तो ये जो है एक सेंटेंस को बीच में ये लगकर और, किंतु, परंतु या इसलिए तो कई सेंटेंस जो है इकट्ठे कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। फिर लास्ट में आपको डेजी क्लास में बताया संश्लेषण और विश्लेषण। सभी को समझ आ गया? संश्लेषण यानी कि जो कि अनेक सेंटेंस यानी कि वाक्य होते हैं और उनको एक ही वाक्य में लिखना, अलग अलग सेंटेंस को एक वाक्य में लिखना ही संश्लेषण कहलाता है। अगर संश्लेषण का विश्लेषण किया जाए यानी कि एक वाक्य को, जो कि एक वाक्य है हमारा, उसको अलग अलग करके हम लिखेंगे तो वो क्या कहेंगे? यानी कि उसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो क्या होगा? हमारा वाक्य विश्लेषण। एक उदाहरण मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण, इस तरीके के उदाहरण जो है हमेशा बोर्ड में आया करते हैं। ठीक है, तो आज जो है मैंने आपको बताया वाक्य किसे कहते हैं। सभी को पता है वाक्य किसे कहते हैं? पता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिनका अर्थ होता है, जो कि मैं आपको कई क्लास से पढ़ाते हुए आ रही हूँ कि वाक्य किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, फिर जाके जो है वाक्य बनता है। अगर इसी की जगह आपसे पूछ लिया जाए कि पद किसे कहते हैं, एक जो है सेट में आता है आपका वाक्य किसे कहते हैं, एक सेट में आता है कि पद किसे कहते हैं, जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं, जो व्याकरणिक दृष्टि से शब्दों के सार्थक समूह जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं उन्हें हम पद कहते हैं। और वाक्य को भी अगर यही डेफिनेशन आप दोगे तो कोई इसको गलत नहीं करेगा। शब्दों के सार्थक समूह जो व्याकरणिक दृष्टि से लिखे जाते हैं उन्हें हम वाक्य कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन एक, क्वेश्चन अलग अलग। अगर हम वाक्य लिखते हैं सभी खाना खा चुके हैं व्यक्ति, ये सेंटेंस क्लियर है? नहीं ना? अगर हम इसको जो है सार्थक शब्दों के हिसाब से और व्याकरणिक दृष्टि से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। समझ आ रहा कि सभी व्यक्ति खाना खा चुके हैं। और उल्टा सीधा जो हम लिख देते हैं वाक्य, यानी कि वो वाक्य जो है हमारा सार्थक यानी कि सही नहीं है, वो निरर्थक वाक्य की जो है संज्ञा लेगा। क्यों? हमेशा ही जो है ऐसे वाक्य आते हैं 10th क्लास में कि उसको जो है ठीक करके लिखो या वाक्य संश्लेषण कीजिए, उसमें ब्रैकेट में दे देते हैं, या नकारात्मक वाक्य लिखिए। नकारात्मक, नकारा जा रहा है, जिसको मना किया जा रहा है, इतना सिंपल। अगर तुम्हारे सामने कोई उदाहरण, अरे ये तो हमें आता था, ऐसे ही कहोगे ना, ये तो हमें आता था, लेकिन वहां पर हमने 1 नंबर का काम छोड़ दिया है। हमेशा छोड़ते हैं बच्चे ऐसे सेंटेंस, तो ये आएगी आपकी ऐसे ग्रामर। ठीक है, तो आज जो है 9th क्लास के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।